जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपकी एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज्योग्राफी की आज क्लास लेकर आए हैं। और आज की ज्योग्राफी की जो क्लास है इसमें आपको देखने को मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ये हमारा वादा है। आप एग्जाम पूरे क्वेश्चन देखिए और बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है, ये जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है वल्नरेबल स्पीशीज इन इंडिया इज, मतलब भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं। कौन कौन सी असुरक्षित प्रजाति हैं? एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में असुरक्षित प्रजाति की बात करेंगे, भारत में असुरक्षित प्रजाति एशियाई हाथी नहीं है, ना तो गांगे डॉल्फिन की सूची में है, ना तो काला हिरण। इस असुरक्षित प्रजाति में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। IUCN की रेड डाटा सूची में एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, ना कि वल्नरेबल, याद रखेंगे। और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं काला हिरण को कम चिंता का विषय अर्थात लीस्ट कंसर्न सूची में रखा गया है। प्रश्न का दी गई कोई भी प्रजाति असुरक्षित, मतलब यहाँ पे असुरक्षित पूछा गया है अर्थात वल्नरेबल प्रजाति की सूची में शामिल नहीं है, अर्थात विकल्प ही सही हो जाएगा। यहाँ पे IUCN की बात करेंगे रेड डाटा सूची में, तो दो यहाँ पे एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो भारत में वन संसाधन है इनके ह्रास हो रहा है, लगातार इसमें कमी आ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत में जो वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है वो है कृषि का विस्तार। अगर कृषि के लिए कृषि का विस्तार करेंगे हम तो पेड़ों को काट करके उन्हें जो है खेत बनाए जा रहे हैं बहुत जगह, और वहां पे आप देखेंगे कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का ये प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कृषि का विस्तार। भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार है और वैज्ञानिक वानिकी से वन संसाधन का ह्रास नहीं होता है बल्कि वृद्धि होती है। उपनिवेश काल में भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कृषि, व्यवसाय, रेड लाइन, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वनों के सिकुड़ने से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन महत्वपूर्ण कारण रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? देखिए इसमें क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भी शामिल है, तो आपको यहाँ से एनवायरनमेंट भी कवर हो जाएगा। और एनवायरनमेंट के हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। पिछली बार PRT में 7 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से पूछे गए थे, तो आप याद रखेंगे एनवायरनमेंट के जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को जो है ये बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य और तवा मत्स्य मतलब एक से अधिक, इनमें से राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक विधियों के द्वारा इसको प्रचलित किया जाता है। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य द्वारा प्रचलित किया गया था। इन्होंने यह दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया था कि बिना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना भी फसल को अच्छी तरीके से उपजाया जा सकता है। जबकि तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के तवा जलाशय में संचालित मछुआरों की सहकारी संस्था है और यह पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों से संबंधित नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अनंतिम उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का उत्तर ई माना गया था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो सही आंसर है ये होगा में से एक से अधिक, क्योंकि बीज बचाओ नवधान्य, तवा मत्स्य और बीज बचाओ तीनों का इसमें सहयोग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सरदार सरोवर डैम
सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन कौन से राज्य हैं जिनको कवर करता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा। फिर है आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब या गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे गुजरात शामिल है इसमें, गुजरात। फिर आपका राजस्थान, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र शामिल है और मध्य प्रदेश शामिल है। गुजरात, 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट इसमें शामिल है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सरदार सरोवर बांध ये 4 राज्यों में स्थित है। ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन ही था, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश ये राज्यों को कवर करता है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों को कवर करता है। इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है और सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह एक गुरुत्वीय बांध है और इस बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो 14 से 45 मेगावाट है वर्तमान में। ये वर्तमान की बात की गई है। और इसके मुख्य बांध की जो लंबाई है 1210 मीटर तथा ऊंचाई की बात करेंगे तो 163 मीटर ये ऊंचाई आधार तल से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई हैं, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है क्योंकि इसका क्या रीजन है ये बताना है। इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो पाए, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे जो ये नदियां बनाई गई थी, अधिकांश नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं ये बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित किया गया इनका, लेकिन इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था इनके जो जलाशय हैं, इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है और अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा इस वजह से भी, और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। तो जब मृदा अपरदन होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति और जो है वो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। लोगों के घर बह जाते हैं। आपने देखा होगा अचानक से बहुत तेजी से जब पानी छोड़ते हैं तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इससे जनधन की बहुत ज्यादा हानि होती है। तो इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है आपको कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करने जैसी 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण की भी प्रचलित है और राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज पर द एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2017 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। द कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो यहाँ पे बताना है दूसरा सबसे बड़ा देश किसमें था? ये कपास उत्पादन में था। ठीक है, और चावल के उत्पादन में भी था, गन्ना के उत्पादन में भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश चावल के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। जो किसानों का जो फायदा है उसके लिए संस्थागत सुधार क्या था? इसमें लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, ये किसानों के सुधार के लिए था। फिर इसमें ग्रामीण बैंकों का निर्माण किया गया, क्रेडिट कार्ड स्कीम को भी लॉन्च किया गया, ये भी किसानों के फायदे के लिए था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? जो झारखंड का कोडरमा जिला है, ये कौन से खनिज के लिए प्रमुख उत्पादक है? याद रखेंगे अभ्रक। अभ्रक उत्पादन के लिए झारखंड का कोडरमा जिला प्रमुख उत्पादक है। बी ऑप्शन करेक्ट राइट हो जाएगा। इसी को माइका बोलते हैं, इसी को माइका बोलते हैं, अभ्रक। देखिए झारखंड का कोडरमा अभ्रक खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों में पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक की अग्रणी उत्पादक है। और राजस्थान का अजमेर क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। वर्तमान में अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान और आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, राजस्थान तृतीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, ये कौन सा उद्योग है? याद रखेंगे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा और भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। और लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ में कौन कौन सा आता है? मक्का, गेहूं, मटर, में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये सभी जो है खरीफ की फसल के उदाहरण होते हैं। लेकिन मक्का यहाँ पे ये जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है और ये रबी की फसल का उदाहरण है, याद रखेंगे ये रबी की फसल का उदाहरण है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही इन फसलों को बो दिया जाता है। अब देखेंगे ये जो फसलें हैं ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलों में आप देखेंगे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो होती है अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट आदि शामिल हैं। कौन सी फसलें हैं खरीफ में एक बार देख लीजिए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, ये सभी शामिल हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और तथा ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में जो बोई जाती हैं उनको हम जायद फसलें कहते हैं। जायद ऋतु में जो है मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? ऐसी कौन सी फसल है जो विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, ये बताना है आपको। ठीक है, जौ, पटसन, कपास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है। ठीक है, इसमें कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन गन्ना दिया ही नहीं है। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा साथ ही साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। जो रबी की फसल है इसके लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान, 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। कपास एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई ग्रीष्म मानसून के आगमन पर की जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास में आपको ओनली कंटेंट दिया जाता है। हमारी क्लास ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे
और इधर उधर की कोई बात नहीं होती। आप देख ही रहे हैं जितनी भी अभी तक की क्लासें हुई हैं, आप सभी में देखिए आपको फुल कंटेंट, अगर आधे घंटे की क्लास है तो आपको आधे घंटे एग्जैक्ट कंटेंट दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को चेक कर पाएं, और सभी जिसका इंपॉर्टेंट होता है उसका व्याख्या भी करवाते हैं, ताकि उससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप सभी से क्वेश्चन ना छूटे। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवेज, किसके द्वारा बिछाए अर्थात निर्मित और संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, ये NHAI, जो NHAI होता है, इसके द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं और संचालित होते हैं। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, इसी को NHAI बोलते हैं, और इसके द्वारा निर्मित होते हैं और इसी के द्वारा ये संचालित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा अगला, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? 2016-17 के अनुसार पूछ रहा है, भारत विश्व में पर्यटन में किस स्थान पर है? भारत में पर्यटन में कौन से स्थान पर है? फोर्थ रैंक है भारत की, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व में पर्यटन पर चौथे स्थान पर था, और वर्ष 2022 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 6.19 मिलियन थी, और वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 350 और 305.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये खादर, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम दिया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? कौन सी मिट्टी कपास के लिए बेहतर होती है? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? काली मिट्टी, या इसी को हम बोलते हैं रेगुर मिट्टी, इसी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ये जो है कपास उत्पादन के लिए, कपास उगाने के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी को लावा निक्षेप मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकांश भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है, और इन मृदाओं को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूना और लौह, मैग्नीशियम और तथा एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर देखिएगा, भारत ने के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? श्रीनगर, मासिनराम, चेन्नई, सभी को पता है मासिनराम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का जो मासिनराम, और ये कौन से राज्य में है? मेघालय में। भारत का मेघालय का मासिनराम जो स्थान है, यहाँ पर सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा होती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए, ये बताना है आपको, ठीक है। इनमें जो है सही नामों को चयन करना है, क्या इसका सही होगा ये बताइएगा, ठीक है। मैक्सिको, मैक्सिको में क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में, देखिए यहीं से शायद क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैक्सिको की बात करेंगे, मैक्सिको कहाँ की कृषि का नाम है? स्लैश और बर्न अर्थात कहाँ की कृषि का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको की बात करेंगे तो ये मिल्पा, मैक्सिको की कृषि का नाम है मिल्पा, ये हो जाएगा
ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ब्राजील, ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील का है रोका, ब्राजील की कृषि का नाम है रोका। और वियतनाम, वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम के कृषि का नाम है रे। इंडोनेशिया की कृषि का नाम है लद्दांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2B1C4D3। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2B1C4D3। A2B1C, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैक्सिको मेल्पा, ब्राजील रोका, वियतनाम रे, इंडोनेशिया लद्दाख। ये क्वेश्चन आपका देखिए बीपीएससी टीआरई में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोग इसको सही आंसर नहीं कर पाए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे, शुक्र भूपेश, सरदार पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका एक तरह से देखा जाए तो पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्योंकि यहाँ पे जो है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सब मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है इसमें। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो वह है भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसे विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था और गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की और आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में भाषण के दौरान भूमिहीन गरीब ग्रामीण किसानों ने उनसे भूमि की मांग की और उनमें उपस्थित श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया और कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? जैसे कोई कोई टूथपेस्ट आपने देखा होगा उनमें चमक आती है, तो वो किस चीज की चमक होती है? याद रखेंगे, चूना पत्थर, सिलिका, अभ्रक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये होता है माइका। ये क्या होता है? माइका होता है और ये अभ्रक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? नेवेली, तालचेर, बरौनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जो आपका बिहार में थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो यह है बरौनी। बरौनी थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे मौजूद है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है और तेल कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। और भारत में 2 प्रकार के संशोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है और बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने का उदाहरण है। आपसे पूछ सकता है कि डिगबोई किस प्रकार का कारखाना है, तो डिगबोई तेल शोधन कारखाना है। और बरौनी की बात करेंगे, बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 22। डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन संबंधी प्रणाली 14001 के लिए आईएसओ प्रमाणन है, ये बताना है। तो ये कौन सी कंपनी है इसके बारे में बताना है। ये है आपकी, इसमें एनटीपीसी और एनएचपीसी ये दोनों बेहतर पर्यावरण प्रणाली के लिए 14001 आईएसओ प्रमाण पत्र इनको प्राप्त है। कौन कौन सी कंपनी है? एनटीपीसी और एनएचपीसी। एनटीपीसी और एनएचपीसी को ये प्रमाणन प्राप्त है, आईएसओ सर्टिफाइड। आपने देखा होगा आईएसओ सर्टिफाइड 14001 आईएसओ सर्टिफाइड होती हैं कंपनियां और इनमें जो है एनटीपीसी और एनएचपीसी दोनों शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए शक्ति या ऊर्जा शक्ति उत्पादन में संबंधित एनटीपीसी और एनएचपीसी निगमों को बेहतर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए 14001 आईएसओ प्रमाण पत्र है प्राप्त है। और जहां एनटीपीसी प्राप्त में कोयला, एनटीपीसी भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। एनएचपीसी की बात करेंगे तो जल विद्युत उत्पादन में अपना योगदान करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सोडियम चतुर्भुज परियोजना। ये सोडियम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय
और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है और निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? कहने का तात्पर्य है कि सोडियम चतुर्भुज परियोजना में कौन-कौन से शहर आते हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे DKCM मतलब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोडियम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। आपको याद रखना है DKCM। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं। DKCM अर्थात सोडियम चतुर्भुज महाराजमार्ग 6 लेन वाली सड़क परियोजना है, जिसे इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया? सबसे पहले आजादी के बाद बनाया गया था कौन सा बंदरगाह? यह है कांडला। यह आपका कांडला गुजरात में स्थित है। कांडला गुजरात में स्थित है और इसे आजादी के तुरंत बाद सबसे पहले बनाया गया था। कांडला बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था और ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह एक ज्वारीय पत्तन है और यह जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात व राजस्थान के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। अगला प्रश्न है 25। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन से खनिज के मामले में समृद्ध है? समृद्ध की बात करेंगे तो यह है, एक ही है कोल या कोयला आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोयला के लिए ये समृद्ध है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताना है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? चीन। चाइना सबसे अधिक जो है चावल का उत्पादन करता है, ये आपको याद रखेंगे। सेकंड नंबर पे भारत आता है और थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे आपका बांग्लादेश आता है। फर्स्ट में चाइना, सेकंड में भारत है आपका और थर्ड पे है आपका बांग्लादेश। थर्ड पे है बांग्लादेश वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है 27। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति ये किस वर्ष से लागू की गई थी, ये बताना है। 1952, 1963, 1978। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में वन नीति की बात करेंगे 1952 में आती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 से लागू की गई, जिसे 1988 में संशोधन किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: देश में 33% भाग पर वन लगाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पुल का संरक्षण करना, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना, निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक मानकीय वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार इत्यादि। ये सभी इसमें जो है कैटेगरी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 28। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, तो ये बताना, अर्थात एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का देखिए यहाँ पे याद रखेंगे गैलेना, क्यूप्राइट, बॉक्साइट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ये होता है बॉक्साइट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है और बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबंधित है। यह विस्तृत रूप में प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ देश के तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो उड़ीसा का कालाहांडी, संबलपुर, बेलनगिर तथा कोरापुट में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और झारखंड में के लोहरदगा, यहाँ पे लोहरदगा होगा, झारखंड में लोहरदगा जिले के पैटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। अगला प्रश्न है 29। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है?
गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल की बात करेंगे, ये चीन में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन, पेरिस, रोम, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो लंदन की बात करेंगे तो लंदन ये आपका टेम्स नदी के उससे होकर बहता है, टेम्स नदी। ठीक है। पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस आपका शीन नदी के तट से होकर बहती है, शीन नदी। फिर आगे रोम, रोम की बात करेंगे तो रोम टाइबर नदी से होकर बहता है, मतलब टाइबर नदी, रोम के किनारे टाइबर नदी बहती है। ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरिस शीन नदी। अगला प्रश्न है, देखिए बर्लिन की बात करेंगे तो बर्लिन में सिप्री नदी है। वियना की बात करेंगे, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर पाकिस्तान में और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। बगदाद की बात करेंगे, इराक की राजधानी बगदाद है और ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। पर्थ की बात करेंगे, स्वान, पर्थ जो है स्वान नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है 31। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है। जो कच्चा पटसन होता है, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द अफवाह जूट, कच्चा जो जूट होता है इसको पटसन बोलते हैं। और कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? भारत। भारत अपना जो है पटसन उत्पादन में प्रथम राज्य है, प्रथम देश है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन, ये प्रमुख उत्पादक भारत है। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर कोई भी लौह अयस्क उपस्थित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो बिहार, बिहार में आपको मिलता है, बिहार में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी लौह अयस्क उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे आप बात करेंगे तो लेकिन यहाँ पे जो है उड़ीसा, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उड़ीसा। और भी आपको बताएं यहाँ पे तो आप देखेंगे उड़ीसा है, उड़ीसा के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कोई भी लौह अयस्क नहीं पाया जाता? ये झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, गोवा, कर्नाटक, ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमाचल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? दक्षिण गंगोत्री की बात करेंगे, साउदर्न गंगोत्री, यह स्थित है अंटार्कटिका में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका पर स्थित है और भारत का अंटार्कटिका अभियान 1981 में शुरू हुआ, जो 8 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पर पहुंचा। 2 साल तक यह अभियान अस्थायी आश्रयों से संचालित होने के बाद पहला स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री को 1983 में स्थापित किया और यह अभियान जिस देश में किया गया उसे दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक 2 अनुसंधान केंद्र और स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, भारत और मैत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका, नील, अमेजन, मिसिसिपी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, आपकी सबसे लंबी नदी है अमेजन। अमेजन सबसे लंबी नदी है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है और अमेजन का उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। एंडीज जो पर्वतमाला है वहां से आपके एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला से ही अमेजन नदी निकलती है और यह नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अमेजन नदी वैसे ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है और मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिए, मडीरा। निग्रो और अमेजन नदी के संगम पर मनोल शहर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं?
सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, और इसे उगाने के लिए समान रूप से विस्तारित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, और दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 में निहित है। जो एजेंडा 21 है, इसमें क्या निहित है? पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, विश्व शांति, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में शामिल था वैश्विक सतत विकास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैश्विक सतत विकास। और इसके तहत रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में ये निहित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन देश कौन सा है? सबसे अधिक जो है कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो है चीन। ये सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, चीन विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर आता है। शांसी, मंचूरिया, शांतुंग चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा ऑपरेशन क्षेत्र मिसौरी, ओक्लाहोमा और कनसास उत्तरी अमेरिका के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है 38। Which place is known as the oldest oil storage in India? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित था? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, तो इसमें असम दिया हुई नहीं है, इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान हुगरी जन असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक हैं, और भारत में मुंबई हाई, गुजरात के अंकलेश्वर प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की औषधि सेलों में पाया जाता है, और भारत में अधिकांश जो पेट्रोलियम है इसकी उत्पत्ति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति एवं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। याद रखेंगे, चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है जो एल्युमिनियम का उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, यहाँ पे चीन को जरूर मार्क कीजिएगा। एल्युमिनियम के अन्य प्रमुख उत्पाद देश क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे रूस, भारत, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, तो इसमें इतने देश शामिल हैं। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। जो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है, और एल्युमिनियम के अन्य प्रमुख उत्पाद देश क्रमशः शामिल हैं 24। इसमें जो है टोटल कितने देश शामिल हैं? रूस, भारत, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, इसमें 4 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, जिसका आंसर आप सभी को देना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका आंसर मैं जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। राइट आंसर क्या होगा जरूर आपको बताएंगे। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।